Question 4 now, friends. Question number 4. From the following particulars, prepare trading account and P&L account for the year ended 31/3/97 and balance sheet as on 31/3/97. Trial balance हमको दिया हुआ है. Various ledger balances are seen in trial balance. Trial balance के बाद दिया है, you are required to provide depreciation on building, machineries and furniture. Provision for bad and doubtful debt is to be made at 5% on debtors. R, who is manager, is entitled to commission of 10% on net profit after charging such commission. Closing stock was not taken on 31/3/97 but only on 7/4/97. Following transactions took place between और during the period 1/4/97 to 7th April 97. Sales दिया है, purchase दिया है, stock on 7th April दिया है. Rate of gross profit is 20%. Insurance premium mentioned in trial balance was in respect of building and machineries. Interest on mortgage loan to be provided up to 31/3/97. तो हमको ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. हम लोग सेम वैसे ही स्टार्ट करते हैं विद एडजस्टमेंट्स. विल फर्स्टली पास एडजस्टमेंट एंट्रीज. फर्स्ट, डेप्रीसिएशन चार्ज करना है बिल्डिंग, मशीनरीज एंड फर्नीचर पे. बिल्डिंग, मशीनरी एंड फर्नीचर का डेप्रीसिएशन एंट्री क्या पास करेंगे सर? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, सो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग. सी हाउ मच इज बिल्डिंग. एसेट साइड देखिए, बिल्डिंग 5 लाख दिया है एंड ऑन 5 लाख 5% डेप्रीसिएशन हमको चार्ज करना है. मशीनरीज 2 लाख दिया है, मशीनरीज पे 25% डेप्रीसिएशन चार्ज करना है. $2 लाख का 25%. फर्नीचर 1 लाख दिया है एंड ऑन फर्नीचर वी नीड टू चार्ज डेप्रीसिएशन ऑफ 10%. टोटल डेप्रीसिएशन 85,000. तो इफेक्ट्स क्या देंगे? बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर तीनों का वैल्यू रिड्यूस करेंगे. बिल्डिंग एसेट साइड 5 लाख गिवन है, माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 5% 25,000. मशीनरीज 2 lakh. Depreciation at 25%, 50,000. फर्नीचर 1 लाख फर्नीचर का वैल्यू दिया है. डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 10%. और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इट विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट टू डेप्रीसिएशन ऑन एसेट्स. Entire expense will be transferred to P&L. Provision for bad and doubtful debt 5% क्रिएट करना है. डेटर्स 5 लाख दिए हैं, कोई प्रोविजन लास्ट ईयर क्रिएटेड नहीं था, फर्स्ट टाइम फ्रेश प्रोविजन क्रिएट करना है. टू क्रिएट प्रोविजन टू कीप सम पार्ट ऑफ आवर प्रॉफिट असाइड, प्रॉफिट में से थोड़ा हिस्सा अलग रखने के लिए एंट्री क्या पास करेंगे? P&L account debit to provision for doubtful debt. P&L account debit to provision for doubtful debt. Debtors हमको 5 लाख दिए हैं, 5% will be 25,000.
तो पीएनएल में हम शो करेंगे डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. And asset side will reduce it, will show it as a deduction from balance of debtors. Debtors 5 लाख दिया है, 5 लाख में से माइनस करके शो करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 25,000. कमीशन प्रॉफिट मिलेगा तब कैलकुलेट करेंगे. स्टॉक, फिजिकल स्टॉक 7 अप्रैल का दिया हुआ है. लेट्स डू सम वर्किंग फॉर दैट. फिजिकल स्टॉक on 7th April 97. Physical stock on 7th April 97 is 1,80,000. क्या हमें बैलेंस शीट में 7th अप्रैल का स्टॉक शो करना है? नहीं, हमें बैलेंस शीट में 31st मार्च का स्टॉक शो करना है. तो ड्यूरिंग 7 डेज, 1st अप्रैल से 7th अप्रैल, ड्यूरिंग दो 7 डेज जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए उसका इफेक्ट नलीफाई करना है. मतलब ड्यूरिंग दो 7 डेज परचेज किया है तो वो ऑलरेडी स्टॉक में इंक्लूडेड है, निकाल देना है. ड्यूरिंग दो 7 डेज अगर सेल किया है तो वो स्टॉक में से माइनस हो गया है, वापस ऐड कर देना है. तो हमको दिया है 1st अप्रैल से 7th अप्रैल के बीच में परचेजेस 1,50,000 है, लेस कर देंगे परचेज ड्यूरिंग द पीरियड. Purchase during this period will be deducted. Sales during this period is 2,50,000 will be added back. But sir, 2,50,000 तो सेलिंग प्राइस है. 2,50,000 is what? सेलिंग प्राइस. इसमें से प्रॉफिट माइनस करेंगे. हाउ मच इज प्रॉफिट? सर प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स. 2,50,000 का 20%, 50,000 प्रॉफिट है तो 2 लाख विल बी एडेड बैक. मतलब 1,50,000 माइनस करेंगे, 2 लाख ऐड कर देंगे तो 2,30,000 विल बी वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st मार्च. $2,30,000 will be value of stock on 31st of March. And for this value of stock on 31st March, entry क्या पास होगा? Entry will be same. Closing stock account debit. Closing stock account debit 2,30,000 to inventory account. Closing stock account debit to inventory account. Sorry, to trading account. Closing stock account debit to trading account या to purchase account. तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक. एंड दिस वैल्यू ऑफ स्टॉक विल ऑल्सो अपीयर इन आवर बैलेंस शीट. एसेट्स में शो करेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक 2,30,000. तो अपार्ट फ्रॉम कमीशन, रेस्ट ऑल द एडजस्टमेंट एंट्रीज वी हैव पास्ड. तो अब ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट्स देखते हैं. बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर हम रिकॉर्ड कर चुके हैं. कैश एट बैंक इज 90,000. एसेट्स में बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड दिया है 10,000. %18 लोन दिया है 3 लाख. %18 लोन है
तो इमीडिएटली चेक करना चाहिए 18%, मतलब ऑन दिस लोन ऑफ 3 लाख वी आर सपोज टू पे इंटरेस्ट एट 18%। कब लिया है लोन सर? 1696 को लोन लिया है। इफ लोन इज टेकन ऑन 1696, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 3 लाख रुपीस का लोन है, वी आर सपोज टू पे इंटरेस्ट एट 18% फ्रॉम 1 जून, मतलब वी आर सपोज टू पे इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मंथ्स। हमको इंटरेस्ट पे करना है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मंथ्स। 3 lakh into 18% into 10 divided by 12, 45,000 is interest payable. अब सोचिए, इज दिस इंटरेस्ट पेड और पेएबल? सर अगर पे कर दिया होता तो ड्यूरिंग द ईयर एंट्री पास किया होता, ट्रायल बैलेंस में दिया होता। चेक कीजिए, ट्रायल बैलेंस में कहीं पे भी इंटरेस्ट ऑन लोन दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट अभी पे करना बाकी है। तो एंट्री क्या हो जाएगा फॉर दिस इंटरेस्ट? सर इंटरेस्ट देना है ऑन लोन टेकन, इंटरेस्ट ऑन लोन इज आर एक्सपेंस, so interest on loan account debit, and since it is payable towards loan, it will increase our loan amount. Interest on loan account debit to loan account. तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग शो करेंगे एज एक्सपेंस इन पीएनएल अकाउंट। And since it is payable, it will also be added to amount of loan. लोन की अमाउंट में ऐड कर देंगे। कैपिटल दिया है 5,20,000। डेटर्स वी हैव रिकॉर्डेड, क्रेडिटर्स 4 लाख दिया है। स्टॉक ऑन फर्स्ट डेट, ओपनिंग स्टॉक 1,20,000। परचेज 25 लाख, और वहीं पे नीचे देखिए परचेज रिटर्न भी दिया है, परचेज रिटर्न इज 1 लाख। नेट परचेज कितना आ जाएगा? 24 लाख। सेल्स 32,20,000। सेल्स रिटर्न भी दिया है 1,20,000। रेंट 60,000। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 1,80,000। बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, बिजनेस की जगह से रिलेटेड एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कुछ नहीं दिया है, वी विल अज्यूम देम टू बी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 15,000। टेलीफोन चार्जेस 10,000।
Commission on sales 30,000. Selling expense है. Insurance premium 10,000. बैड डेट, सर बैड डेट तो प्रोविजन में ट्रांसफर होगा? नो. क्या पिछले साल कोई प्रोविजन बनाया था? नहीं. मतलब ये जो बैड डेट इस साल हुआ, इसके लिए प्रॉफिट में से कोई पैसा अलग नहीं रखा था. द प्रोविजन वी हैव क्रिएटेड इन दिस ईयर इज फॉर बैड डेट ऑफ नेक्स्ट ईयर. तो ये जो बैड डेट ट्रायल बैलेंस में दिया है, इसके लिए कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं किया था. तो इट विल बी क्लोज्ड एंड ट्रांसफर डायरेक्टली टू पीएनएल. ये बैड डेट हम लोग डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे टू पीएनएल 20,000. And then bills receivable 75,000. ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. $8,10,000 is your gross profit. So again, to calculate commission, total of credit side in P&L is 8,10,000. Total of P&L credit side is 8,10,000. Debit side, $4,80,000. So total of credit side minus total of debit side. 3,30,000 is profit before commission. बोल सकते हैं ऐसा. This is profit before commission. माइनस करेंगे इसमें से कमीशन ऑफ मैनेजर, तो हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन. क्वेश्चन वापस ध्यान से पढ़ना है. कमीशन कितना है फ्रेंड्स? सर कमीशन 10% है. किसका 10% है? सर ऑन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन. वो प्रॉफिट जिसमें से कमीशन माइनस हो चुका है. मतलब हमारा कमीशन इस प्रॉफिट का 10% होना चाहिए. ये प्रॉफिट नहीं पता है, तो सपोज कर लेते हैं दिस प्रॉफिट इज 100. प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 है. प्रॉफिट आफ्टर कमीशन अगर 100 है तो कमीशन इसका 10%, 10 रुपीज होना चाहिए. प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 तो कमीशन 10. ये 10 रुपीज कमीशन माइनस किया हमने, तब जाके प्रॉफिट 100 मिला है. तो ये 100 से पहले का कमीशन, ये कमीशन माइनस करने से पहले का प्रॉफिट 110 होगा. 10 रुपीज माइनस करके 100 आया है, तो 10 रुपीज माइनस करने से पहले प्रॉफिट 110 होगा ना. तो कंपेयर कर लो. प्रॉफिट बिफोर कमीशन 110 है, तो कमीशन इज 10. प्रॉफिट बिफोर कमीशन 3,30,000 है, तो कमीशन कितना होगा? 30,000. क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 3,30,000 माइनस 30, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना हो जाएगा? 3 लाख.
कमीशन एक्सपेंस है, एंट्री पास करेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन पेएबल, कमीशन टू मैनेजर and profit after this commission, profit after this commission, that is net profit, that is 3 lakh. कमीशन पेएबल है, लायबिलिटी में शो करेंगे, profit will be added to capital, payable to partner. तो 8,20,000, $15,95,000 is total of balance sheet. $15,95,000. So please pause and copy the example. Question 5 now, friends. Question number 5. Question 5. From the following balances, prepare trading and P&L account of Mr. X for the year ended 31st March 98 and balance sheet as on that date. ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के बाद दिया है स्टॉक ऑन 31st मार्च, क्लोजिंग स्टॉक 6,000 है, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स ऑफ 600 एंड मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट एट 5%. Goods costing 1,000 sent to customers for 1,200 on 30th March on sale or return basis. This was recorded as actual sales. Rupees 240 paid as rent of office were debited to landlord account and were included in list of debtors. General manager is to be given commission of 10% of net profit after charging commission of work manager and his own. Work manager is to be given commission at 12% of net profit before charging commission of general manager and his own. तो मैनेजर का कमीशन तो प्रॉफिट मिलेगा तब कैलकुलेट करेंगे. स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एडजस्टमेंट. 31st मार्च को स्टॉक 6,000 दिया है, क्लोजिंग स्टॉक. व्हाट विल बी द एंट्री फॉर स्टॉक सर? स्टॉक का एंट्री क्या करेंगे? एंट्री विल बी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट.
तो इट विल बी क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड शो करेंगे इन आवर एसेट्स। बैड डेट एंड बैड डेट प्रोविजन। अच्छा, बैड डेट प्रोविजन किस पे कैलकुलेट करना है सर? डेटर्स के बैलेंस पे। किस पे? डेटर्स के बैलेंस पे। तो डेटर्स से रिलेटेड एक और एडजस्टमेंट है विच इज थर्ड एंड फोर्थ एडजस्टमेंट। तो हम सेकंड एडजस्टमेंट का इफेक्ट दें उससे पहले थर्ड एंड फोर्थ एडजस्टमेंट ट्रीट कर लेते हैं। क्या चेंजेस हमको डेटर्स में करने? थर्ड एडजस्टमेंट में दिया है गुड्स विच वर कॉस्टिंग 1000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, और हम उसको एक्चुअल सेल्स मान के बुक्स में रिकॉर्ड कर चुके हैं। याद करो, जब हम गुड सेल और रिटर्न बेसिस पे देते थे उसे सेल्स कब मानते थे सर? जब अप्रूवल कस्टमर का मिल जाता है। अगर 31 मार्च तक, बैलेंस शीट डेट तक अप्रूवल नहीं मिला है तो हमें उसे अपना सेल्स नहीं मानना है। वाइल सेंडिंग गुड्स कैशुअली सेल और रिटर्न बेसिस पे दे रहे होंगे तो हमने सेल्स का एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया है। तो नाउ वी आर सपोज टू कैंसल दैट एंट्री। क्या एंट्री दिया है हमने? कस्टमर टू सेल्स। तो अब एंट्री क्या हो जाएगा सर? सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। नॉट ओनली दैट, क्या ये गुड्स फिजिकली हमारे पास पड़ा है? नहीं, कस्टमर के पास पड़ा है। तो जब हमने फिजिकली स्टॉक कैलकुलेट किया था, ये पर्टिकुलर स्टॉक क्योंकि हमारे पास नहीं था, हमने इंक्लूड नहीं किया होगा। अब हमें पता चला ये गुड्स का ओनरशिप अभी भी हमारा है, तो ये हमारे स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए। ये पर्टिकुलर गुड्स को स्टॉक में इंक्लूड करने के लिए हम एक और एंट्री पास करते थे। क्या एंट्री? इन्वेंट्री या स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, और ये एंट्री हम देते थे एट कॉस्ट। स्टॉक और इन्वेंट्री विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो पोस्टिंग करते हैं, सेल्स में से 1200 माइनस करेंगे, सेल्स हमको दिया है 49,800 माइनस सेल ऑन अप्रूवल, डेटर्स हमको दिए हैं, वैल्यू ऑफ डेटर्स 7,000, सेल ऑन अप्रूवल 1200 विल बी डिडक्टेड। फिर स्टॉक विथ कस्टमर एसेट साइड शो करेंगे सेपरेटली। स्टॉक विथ कस्टमर 6,000 का स्टॉक फिजिकली हमारे पास पड़ा है, 1,000 का स्टॉक कस्टमर्स के पास पड़ा है, और ये स्टॉक विथ कस्टमर भी ट्रेडिंग में क्रेडिट करेंगे सर। स्टॉक विथ कस्टमर, it is as good as our closing stock. Fourth, 240 paid as rent of office. करेक्ट एंट्री होना चाहिए रेंट टू कैश। रॉन्ग एंट्री हमने पास कर दिया लैंडलॉर्ड टू कैश, और वो लैंडलॉर्ड का अकाउंट अपने डेटर्स में इंक्लूड कर दिया है। तो अब रेक्टिफाई करना पड़ेगा, 240 रेंट अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा, एंड सिंस इट इज इंक्लूडेड इन डेटर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। करेक्ट एंट्री रेंट टू कैश होना चाहिए, रॉन्ग एंट्री डेटर्स टू कैश हो गया है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री रेंट टू डेटर्स होगा ना, रेंट में ऐड करेंगे एंड विल डिडक्ट इट फ्रॉम डेटर्स। रेंट पेड विच इज रॉन्गली इंक्लूडेड इन डेटर्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स। रेंट ट्रायल बैलेंस में हमको दिया हुआ है
रेंट इज नोवेयर गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो हम लोग रेंट शो कर देंगे 240 इन आर P&L अकाउंट. तो नाउ सेकेंड एडजस्टमेंट, we need to write off 600 for bad debts. To write off 600 for bad debt, first entry क्या देंगे? Bad debt account debit to debtors. Bad debt account debit to debtors 600. मतलब debtors में से 600 माइनस करेंगे for bad debt. After deducting bad debt, now debtors are of 7,000 minus 1,200, 4,960. Debtors now are of 4,960. On these debtors of 4,960, we are supposed to maintain a provision for doubtful debt at 5%. 248 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है. $248 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है. तो 4712 विल बी क्लोजिंग बैलेंस इन डेटर्स. करेक्ट है. अब सोचते हैं 248 का प्रोविजन मेंटेन करना है, तो उसके लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट अगर देखें, इज देयर एनी ओपनिंग बैलेंस इन दिस प्रोविजन अकाउंट? क्या कोई ओपनिंग बैलेंस है? तो ट्रायल बैलेंस में देखिए दिया ही है 1000. ओपनिंग बैलेंस वो प्रोविजन जो लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से क्रिएट किया था, दैट इज 1000. बैड डेट ट्रायल बैलेंस में 200 दिया है, 200 बैड डेट दिया है ट्रायल बैलेंस में, एंड अभी 600 का बैड डेट हुआ, मतलब टोटल बैड डेट कितना हो गया? 800. वो टोटल बैड डेट हम क्लोज करके प्रोविजन में ट्रांसफर करेंगे. फॉर दीज बैड डेट्स प्रॉफिट में से पैसा अलग करके रखा था. तो अब अगर बैड डेट हुआ है, वो बैड डेट क्लोज करके इस प्रोविजन अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा. एंट्री पास होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट 800 प्लस फॉर नेक्स्ट ईयर 248 का बैलेंस हमको मेंटेन करना है. क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में कितना रखना है? सर 248 का बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए मेंटेन करना है. तो जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो इस साल के प्रॉफिट में से ट्रांसफर होगा ना. कितना रिमेनिंग? 1048 minus 1000, 48 will be transferred from this year's profit. और उसके लिए एंट्री क्या पास हो जाएगा? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. मतलब P&L में डेबिट साइड शो करेंगे हम लोग. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में इस साल के प्रॉफिट में से कितना ट्रांसफर करेंगे हम लोग? 48. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में इस साल के प्रॉफिट से हम ट्रांसफर करेंगे 48. कमीशन प्रॉफिट मिलेगा तब कैलकुलेट करते हैं. तो नाउ विल पोस्ट ऑल अदर आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस. एक्स का कैपिटल दिया है 10,000, प्लांट एंड मशीनरी 3600, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. अच्छा, डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिया है, मतलब डेप्रीसिएशन के लिए एंट्री पास करना है कि ऑलरेडी हो गया है? ऑलरेडी हो गया है. क्या एंट्री पास हो गया है? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी. मतलब वो डेप्रीसिएशन अपने प्लांट एंड मशीनरी में से ऑलरेडी डिडक्ट हो गया है. डेप्रीसिएशन अकाउंट का बैलेंस क्लोज करके कहां ट्रांसफर करेंगे? ओनली टू P&L, टू डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी.
Repairs to plant 520. Wages 5,400. डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में शो करेंगे. Salaries 2,100. इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर एक्स. इनकम टैक्स क्या बिजनेस का एक्सपेंस है? सोल ट्रेडर की जहां तक बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स कभी भी बिजनेस की इनकम पे नहीं किया जाता है, एक ट्रेडर की पर्सनल इनकम पे किया जाता है. तो इनकम टैक्स फॉर अ सोल ट्रेडर उसका पर्सनल एक्सपेंस है. बिजनेस के लिए इट इज हिज ड्रॉइंग्स है तो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल. Cash in hand and at bank 400. कैश एंड बैंक बैलेंस हमको 400 दिया है. लैंड एंड बिल्डिंग 14,900. अगेन डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ट्रायल बैलेंस में दिया है, मतलब वो ऑलरेडी लैंड एंड बिल्डिंग में से माइनस हो चुका है, पीएनएल में शो करेंगे. परचेज 25,000. परचेज रिटर्न 300 दिया है सर. सेल्स 49,800 हो गया. बैंक ओवरड्राफ्ट 760, दैट इज आवर लायबिलिटी. accrued income, again if it is given in trial balance, ये सब लेजर अकाउंट के बैलेंसेस हैं जो ट्रायल बैलेंस में दिए हैं. अक्रूड इनकम का बैलेंस दिया है, मतलब अक्रूड इनकम का एक लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया होगा. कब बनाया होगा? जब उसका एक एंट्री पास हो गया होगा. तो अक्रूड इनकम का क्या एंट्री पास हो गया होगा? अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम. तो वो इनकम में तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, ऐड हो चुका है. वो अक्रूड इनकम का बैलेंस सीधा बैलेंस शीट में ही शो करना है. अक्रूड इनकम 300. सैलरी आउटस्टैंडिंग सेम वे, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट का बैलेंस दिया है तो फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी एंट्री पास हो गया है. आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट सीधा लायबिलिटीज में शो करेंगे. बिल्स रिसीवेबल सर 3,000. Bills payable 1,600. बैड डेट हम रिकॉर्ड कर चुके हैं. डिस्काउंट ऑन परचेजेस दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट साइड देखिए दिया हुआ है. परचेज करेंगे उस पर डिस्काउंट मिलेगा, कम पेमेंट देना पड़ेगा. क्रेडिटर्स 6,252.
Opening stock 7,400. So let's now calculate profit. Credit side total 55,600. ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिल गया 18,100. ग्रॉस प्रॉफिट 18,100. $18808 is total of credit side. मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करना है तो अगेन वर्किंग करते हैं. टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ P&L 18808. Total of debit side 3808. Can we say 15,000 is profit before any commission? कोई भी कमीशन हमने कैलकुलेट किया उससे पहले का प्रॉफिट 15,000 दिया है. अब एक बार क्वेश्चन वापस से पढ़ो. जनरल मैनेजर को कमीशन देना था 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑफ वर्क मैनेजर एंड हिज ओन. मतलब जनरल मैनेजर का कमीशन वर्क मैनेजर के कमीशन के बाद के प्रॉफिट पे निकालना है. तो पहले किसका कमीशन? वर्क मैनेजर का. वर्क मैनेजर का कमीशन था 12% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन ऑफ जनरल मैनेजर एंड हिज ओन. कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले वाले प्रॉफिट पे, मतलब इस प्रॉफिट पे वर्क मैनेजर का कमीशन देना है हमको. वर्क मैनेजर्स कमीशन will be 12% of this profit. 15,000 into 12%. Can we say work manager का कमीशन 1800 हो गया? वर्क मैनेजर का कमीशन 1800. दैट इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस. तो P&L में शो करेंगे डेबिट साइड. वर्क मैनेजर्स कमीशन और ये पेड है कि पेएबल है? सर अभी कैलकुलेट किया है, ऑब्वियसली पे करना बाकी है. तो लायबिलिटी साइड वर्क मैनेजर्स कमीशन पेएबल. करेक्ट. तो वर्क मैनेजर का कमीशन माइनस करने के बाद प्रॉफिट कितना आता है? वर्क मैनेजर का कमीशन माइनस करने के बाद सर प्रॉफिट आता है 13,200. कैन वी से 13,200 इज प्रॉफिट बिफोर जनरल मैनेजर्स कमीशन? 13,200 इज प्रॉफिट बिफोर जनरल मैनेजर्स कमीशन. जनरल मैनेजर का कमीशन 10% इस प्रॉफिट का है क्या? पढ़ो ध्यान से. जनरल मैनेजर्स का कमीशन है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑफ वर्क मैनेजर एंड हिज ओन. उस प्रॉफिट का 10% जिसमें से वर्क मैनेजर का कमीशन एंड उसका खुद का कमीशन पे हो गया है.
मतलब इस प्रॉफिट का 10% नहीं, ये तो वो प्रॉफिट है जिसमें से वर्क मैनेजर का कमीशन माइनस हो गया है। हमें उसका कमीशन, जनरल मैनेजर का कमीशन निकालना है उस प्रॉफिट पे जिसमें से उसका खुद का कमीशन भी माइनस हो गया है। मतलब ये जो प्रॉफिट बिफोर जनरल मैनेजर्स कमीशन है, इसमें से जनरल मैनेजर का कमीशन पहले माइनस किया जाएगा, फिर जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आफ्टर जनरल मैनेजर्स कमीशन, इस पे 10% निकालना है ना हमको। ये प्रॉफिट नहीं है तो वापस सपोज कर लेते हैं ये फाइनल प्रॉफिट 100 रुपीज है, आफ्टर जनरल मैनेजर्स कमीशन प्रॉफिट 100 है, तो जनरल मैनेजर का कमीशन इसका 10%, 100 का 10%, 10 रुपीज होगा सर। ये 10 रुपीज कमीशन माइनस करने के बाद प्रॉफिट 100 आया है, तो माइनस करने से पहले ये वाला प्रॉफिट 110 हो जाएगा। तो अब कंपेयर कर सकते हैं ना हम लोग। अब हम बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर जनरल मैनेजर्स कमीशन अगर 110 है तो जनरल मैनेजर्स कमीशन इज 10। प्रॉफिट बिफोर जनरल मैनेजर्स कमीशन 13200 है, तो कमीशन कितना? वी विल से 13200 इंटू 10 बाय 110, 1200 आएगा, और लास्ट फाइनल प्रॉफिट 12,000 हो जाएगा। जनरल मैनेजर्स कमीशन हमको मिल गया 1200। एंड फाइनल नेट प्रॉफिट आफ्टर जनरल मैनेजर्स कमीशन, जनरल मैनेजर के कमीशन के बाद का प्रॉफिट, सर इट इज 12,000। जनरल मैनेजर का कमीशन भी पेएबल है, तो लायबिलिटी साइड शो करेंगे। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट विल बी, प्रॉफिट आया सर फ्रेंड्स 12,000, तो 12 and 10 22, 21,900 plus 1200 plus 1600 plus 760 plus 400, 6252, 33912 is total of balance sheet. तो आप लोग स्क्रीन पॉज करेंगे एंड कॉपी द एग्जाम्पल।